आज की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज इस सेकंड सेमेस्टर का ये अंतिम व्याख्यान है और इस व्याख्यान में आज हम आपसे सांख्यिकी के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि सांख्यिकी को हम बोर्ड और उसके माध्यम से अगर पढ़ाते तो शायद वो जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको समझ में आता। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, मीन मीडियम मोड आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। और ये समय ही ऐसा है कि समय ने बहुत सारी सुविधाओं को हमसे छीन लिया है। जितना बन सक रहा है उतना हर टीचर आपको ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहा है। तो सांख्यिकी की क्या उपयोगिता, सांख्यिकी है क्या, और समाजशास्त्र में हम सांख्यिकी का उपयोग कैसे करते हैं, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी क्यों जरूरी है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। वास्तव में सांख्यिकी सिद्धांतों को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मनी विद्वान एवं गणितज्ञ गॉटफ्रायड एचेनवाल, उनका नाम है गॉटफ्रायड एचेनवाल, और इन्होंने 1749 में सांख्यिकी की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की थी। ये जो स्टैटिस्टिक शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस, जो इटालियन शब्द स्टेटिस्टा जिसे हम कहते हैं, और जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक, ये दोनों चीजें, दोनों भाषाओं का यहां पे समन्वय देखते मिलता है। जो इटालियन वर्ड है वो है स्टेटिस्टा और जो जर्मन शब्द है वो है स्टैटिस्टिक्स, और इसी से जो है हम स्टैटिस्टिक्स को लिए हैं, जिसका मतलब होता है राजनीतिक राज्य, पॉलिटिकल स्टेट। इससे बहुत कुछ संबद्ध है वो। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस विज्ञान का किसी भी राज्य से एक गहरा संबंध होता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग बहुत सारे विद्वानों ने अपनी किताबों में भी किया है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसको विश्लेषण करें, देखें, तो स्टैटिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध नाटक हैमलेट 1602 तथा जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रिगेंड जो 1671 में लिखा गया था उसमें किया था। इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया है जो शासन संचालन में बहुत कुशल हो, वास्तव में स्टैटिस्टिक शब्द का सच्चे अर्थों में प्रयोग 1749 में ही माना जाता है। तो इससे पहले जो हमने आपसे पैराडाइज रिगेंड या हैमलेट, शेक्सपियर का जो नाटक हैमलेट की बात की और मिल्टन के पैराडाइज रिगेंड की बात की, तो इसमें इन्होंने स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था, स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स शब्द जो होता है वो उन्होंने इसलिए अर्थ निकाला था कि इस शब्द का प्रयोग किसी भी व्यवस्था को, किसी भी शासन को संचालन करने में कितनी कुशलता होती है, उसका अर्थ, उसका अभिप्राय इस शब्द से उस समय उन्होंने अपनी कृतियों में लगाया था। वास्तव में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, एक वचन और बहुवचन।
प्राचीन समय में जब सांख्यिकी का विकास पूर्णतः नहीं हो पाया था, तब इसे बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में स्वीकार किया जाता था। लेकिन आगे चलकर इस विज्ञान के पूर्ण विकसित होने पर इसे एक वचन अर्थात सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयोग में लिया जाने लगा। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समंकों के रूप में होता। तो दोनों चीजें, एक वचन के रूप में हम सांख्यिकी को सांख्यिकी विज्ञान मानते हैं और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को आंकड़ों या समंकों के रूप में हम मानते हैं। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हुआ है इसका विकास। प्राचीन काल में सांख्यिकी का उपयोग राज्य के शासन प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता था। समय समय पर राजा अपने राज्य की भूमि, जनसंख्या, सैन्य शक्ति, धन वितरण के आंकड़े एकत्रित करते थे। कितना राजस्व इकट्ठा हुआ, राज्य में कितनी खेती के योग्य भूमि है, कितना जंगल है, जो एसेट होते थे राज्य के, वो सारे एसेट्स का एक तरह से जो विवरण वर्ष भर में इकट्ठा किया जाता था, वो कहीं ना कहीं उसमें ये सांख्यिकी का प्रयोग होता था। इसके साथ ही साथ राजा अपनी सेना की संख्या, उसके लिए कितना भोजन व्यवस्था होगा, कितना उसके लिए हम वेतन व्यवस्था करेंगे, कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था, राजतंत्र का, तो इसलिए जो है इस कारण से इसे हम साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट या राजतंत्र का विज्ञान कहते थे। इसको दूसरे शब्दों में कुछ लोगों ने इसे साइंस ऑफ किंग भी कहा है, अर्थात सम्राटों का विज्ञान। तो इस तरह से धीरे धीरे इस विज्ञान के नियमों तथा विधियों का व्यावहारिक जीवन और ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं में व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा। टिप्पेट ने एक जगह लिखा है कि सांख्यिकी शास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है और जीवन के अनेक बिंदुओं को स्पर्श करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सांख्यिकी शब्द को अगर हम समझना है तो सांख्यिकी शब्द को दो अर्थों में हम समझ सकते हैं। प्रथम, सांख्यिकी का अर्थ समंकों, आंकड़ों, रोजगार के आंकड़े हों, चाहे वो दूसरी सामाजिक व्यवस्था के आंकड़े हों, उस रूप में करते हैं। और द्वितीय, जब उसका अर्थ सांख्यिकी शास्त्र, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स से होता है, जिसमें हम आंकड़ों या समंकों के संग्रह, विश्लेषण, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, टैबुलेशन, इन माध्यमों में हम प्रयोग करते हैं। तो समंक या आंकड़ों के रूप में भी हम सांख्यिकी का आज प्रयोग कर रहे हैं। इसकी अगर परिभाषाओं को अगर हम देखेंगे, सांख्यिकी को अलग अलग सांख्यिकी शास्त्रियों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। एक स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर A.L. बाली। इन्होंने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा कि सांख्यिकी गिनती का विज्ञान माना जाता है, अर्थात सांख्यिकी को गिनती का विज्ञान के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। इसी कड़ी में बोर्डिंगटन ने अपनी परिभाषा में बताया कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है।
ये बहुत ही सारगर्भित परिभाषा इसको हम मान सकते हैं। क्या अनुमान है और क्या संभावनाएं हैं, प्रिडिक्शन और पॉसिबिलिटी, दोनों चीजें सांख्यिकी में चलती हैं। लोबिट ने परिभाषित करते हुए कहा कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं के स्पष्टीकरण, विवरण और तुलना के आधार के रूप में संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण और सारणीकरण से संबंधित है। तो आप लोबिट की परिभाषा में आप देखिए तीनों चीजें आ रही हैं। तथ्यों का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का संग्रह, फिर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और टेबुलेशन, सारणीयन, ये तीनों चीजें इसमें आ रही हैं। बाउले सांख्यिकी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। हम बाउले को अलग नहीं कर सकते। बाउले के दृष्टिकोण को हम जब सांख्यिकी को समझने का प्रयास करेंगे तो हम बाउले के दृष्टिकोण से अलग नहीं हट सकते। बाउले ने सांख्यिकी को 2-3 बिंदुओं में समझने का प्रयास किया। पहला बिंदु है, उन्होंने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। बहुत छोटी परिभाषा दी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दूसरा उन्होंने कहा कि सांख्यिकी को उचित रूप में माध्ययों का विज्ञान कहा जा सकता है। यहां उन्होंने माध्य का भी प्रयोग किया। और तीसरे दृष्टिकोण में वो कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर उसका सभी रूपों में मापन करता है। सभी रूपों में मापन करता है। आप देखिए, ऐसा मेजरमेंट है, जो सारे जो डायमेंशन है उन सब का मेजरमेंट करता है। तो बाउले की सांख्यिकी की प्रथम परिभाषा सांख्यिकी की अनेक नीतियों में से केवल गणना रीत पर बल देती है। जब वो कहते हैं कि क्या है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। लेकिन द्वितीय परिभाषा, जो दूसरी परिभाषा उन्होंने दिया है कि सांख्यिकी को उचित रूप से माध्ययों का विज्ञान कहा जा सकता है। इस दूसरी परिभाषा में केवल माध्ययों की रीत पर वो जोर देते हैं, दूसरे दृष्टिकोणों को नहीं, सिर्फ माध्ययों की रीत पर जोर देते हैं। और तीसरी जो परिभाषा उन्होंने दिया कि सांख्यिकी रीतियों पर कोई जोर नहीं देती है और साथ ही सांख्यिकी के क्षेत्र को भी अत्यधिक संकुचित बना देती है, क्योंकि यह विद्या केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों तथा उनकी सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करती है। एक और सांख्यिकी के क्षेत्र में समाज वैज्ञानिक हैं किंग। किंग का मानना है कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो ऐसे समंकों को संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा निर्वचन की पद्धतियों से संबंध रखती है जो जांच के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए संग्रह किए गए। तो आप देख रहे हैं किंग ने बहुत सारे चीजों को समेटने का प्रयास किया है। संकलन का था, फैक्ट, तथ्यों का संकलन भी करेंगे, तथ्यों का वर्गीकरण भी करेंगे, तथ्यों का प्रेजेंटेशन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, तथ्यों का हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे, तुलनात्मक विवेचन भी करेंगे, तथ्यों का हम तुलनात्मक विवेचन भी करेंगे और तथ्यों को एनालिसिस भी करेंगे। माने ये सारी चीजें जो है सांख्यिकी के अंदर समाहित होती हैं। सेलिगमैन कहते हैं
कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रह किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और व्याख्या करने के रीतियों का विवेचन करता है। अर्थात जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं किसी भी समस्या को समझने का, तो हम उन तथ्यों का, उन समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन भी करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन भी करेंगे, उनका जो है कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे और उनका इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, निर्वचन भी करेंगे। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, जितनी भी रीतियां हैं, ये सब कुछ सांख्यिकी के अंतर्गत समाहित है। तो इन परिभाषाओं से हमको यह स्पष्ट होता है कि सांख्यिकी के विभिन्न पक्षों पर सांख्यिकी शास्त्रियों ने जोर दिया है। आज सांख्यिकी का विकास या सांख्यिकी का विज्ञान निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। ऐसा नहीं कि जो रीति बना दी गई है, हमारे इन शास्त्रियों ने, सांख्यिकी वेत्ताओं ने जो रीति बना दिए हैं, जो मेथड्स बना दिए हैं, वो मेथड्स पे ही हम चल रहे हैं। नहीं, समय समय पर उनमें आवश्यक सुधार भी होता है। अतः सांख्यिकी की कोई उपयुक्त परिभाषा देना बहुत सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ इसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। तो अगर हम इन सारी परिभाषाओं को समेटें तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, जो एक सार्वभौमिक परिभाषा है, उसमें हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन और पूर्वानुमान से संबंधित रखती है, ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने सांख्यिकी का प्रयोग किया है, वह उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्तियां हो जाए। अब हम इसकी विशेषताओं पे बात करेंगे कि सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है। आप एक समझ में आ गया कि सांख्यिकी में हम तथ्यों का संकलन करते हैं और जो भी विश्लेषण होता है वो तथ्यों के आधार पर ही होता है। बिना तथ्य के हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तो तथ्यों का होना जरूरी है। तो पहली विशेषता होगी, समंक तथ्यों के समूह होते हैं। होरेस स्क्रिप्ट एक जनसंख्या, एक सांख्यिकी वेत्ता हैं, श्री होरेस स्क्रिप्ट। इनके विचारों से समंक किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए नहीं होते हैं, अपितु वे किसी समूह के तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह एक व्यक्ति के लिए कोई संख्या दी जाए तब वह समंक नहीं होगा, लेकिन एक समूह के लिए दी जाए तब वो समंक कहलाने लगेगी। दूसरी विशेषता, सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक माध्यम, एक साधन देती है, एक मीन्स देती है, ये कोई निष्कर्ष नहीं देती है। अर्थात सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो तो सांख्यिकी निष्कर्ष अशुद्ध हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई अनुसंधान करता है, किसी विषय पर अनुसंधान कर रहा है और वहां पे वो बायस्ड हो गया है, वो पक्षपात
पूर्ण रिपोर्ट दे आ रहा है, तो जो उसका निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? उसका निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो सांख्यिकी निष्कर्ष अशुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता सदैव ऐसा प्रयास करता है कि परिणाम उसकी पूर्व धारणा के अनुसार हो। जो उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है, जो दिमाग में एक कंटेंट बना लिया है, खींच लिया है, उसके अनुसार ही वो रिजल्ट देगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही निष्कर्ष अपने मन मस्तिष्क में बना लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये करना ही है, हमें तो ये करना है, चाहो कुछ भी करें, कुछ भी कहें, लेकिन वही करेंगे। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित किया जाता है। तीसरी विशेषता यह भी है। होरेस स्क्रिस्ट का विचार है कि समंकों का संकलन या तो साधारण गणना के आधार पर किया जाता है या फिर पूर्व घटनाओं एवं अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाता है। यदि समंक संकलन का क्षेत्र सीमित है तब गणना विधि के द्वारा, और यदि क्षेत्र विस्तृत है, बहुत ज्यादा है, तब अनुमानित आधार पर इसका संकलन किया जाता है। यह भी एक विशेषता है। और अगली विशेषता को हम गणितीय शुद्धता का अभाव, यह भी एक थोड़ी सी कमी है। सांख्यिकी के नियम केवल औसतन ही सही होते हैं और उनमें गणितीय शुद्धता का अभाव पाया जाता है। तो कभी कभी ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। समंकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। यदि उनका संकलन योजना अनुसार नहीं किया गया तब वे समंक नहीं कहलाएंगे। और सजाती आवश्यक, होमोजेनिटी जिसे हम कहते हैं, सांख्यिकी समंकों की तुलना हेतु उनका सजाती होना आवश्यक है। जैसे कपड़ों और जूतों की तुलना संभव नहीं है, पुरुष और जानवर का तुलना संभव नहीं है, मेल और फीमेल का संभव है, मनुष्य है दोनों, लेकिन हम सोचें कि जानवर और मनुष्य दोनों की तुलना करें, वो संभव नहीं है। तो होमोजेनिटी होना जरूरी है, सजातीयता होना जरूरी है। और समंक अंकों अथवा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। एक और विशेषता है कि जो समंक होते हैं वो अंकों अथवा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। समंक हमेशा अंकों में अथवा संख्या में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई तथ्य संख्या में प्रस्तुत नहीं किया गया है तब वह समंक नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम समंकों को संख्या में ही प्रस्तुत करें। सांख्यिकी की कुछ, ये स्कोप और सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करेंगे, इसकी विषय क्षेत्र अथवा विषय सामग्री पर बात करेंगे, तो सांख्यिकी के क्षेत्र अथवा विषय सामग्रियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकी रीतियां, और दूसरा होगा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, व्यावहारिक सांख्यिकी। सांख्यिकी रीतियां क्या है? सांख्यिकी रीतियां वे रीतियां हैं जिनका प्रयोग सांख्यिकी में आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ये आंकड़ों को सरल, समझने योग्य बनाती हैं और इन आंकड़ों को हम तुलनात्मक विवेचन भी कर सकते हैं। इनके माध्यम से समुचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जॉनसन और जैक्सन कहते हैं कि सांख्यिकी रीतियां वो प्रक्रियाएं हैं जो समंकों के संकलन, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन एवं प्रस्तुतिकरण में प्रयोग किया जाता है।
और इसके दूसरे अर्थ में कोंडाल, यूल और कैंडल का मानना है कि सांख्यिकी रीतियों से हमारा तात्पर्य उन रीतियों से है जिनका प्रयोग अनेक कारणों से प्रभावित समंकों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो कुछ सांख्यिकी की रीतियां हैं, मेथड्स भी हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रहण। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सबसे पहला आवश्यक कार्य यही होता है कि हम आंकड़ों का संग्रहण करें, तथ्यों का संकलन करें, और तथ्यों का संकलन हम समस्या के प्रकृति के अनुसार करते हैं। कब, कहां से, किस ढंग से और कितने आंकड़े एकत्रित करने हैं, यह समस्या के अनुसार ही निश्चित किया जाता है। तो जो पहला मेथड्स आंकड़ों का संकलन हो गया, कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। दूसरा समराइजेशन, संक्षिप्तीकरण। जितने भी हम तथ्यों का, आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, वो अत्यधिक सरल और तुलनीय बनाने के लिए उन्हें किसी गुण विशेष के आधार पर हम विभिन्न वर्गों में बांट देते हैं। और यह वर्गीकरण विशेषता रंग, वजन, स्थान आदि किसी भी गुण के आधार पर हो सकता है। तो यह संक्षिप्तीकरण का, यह समराइजेशन का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। तीसरी मेथड्स क्या हो सकती है इसमें, कि हम तथ्यों को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ एवरेज, ग्राफ एंड डायग्राम्स। हम कैलकुलेशन भी करते हैं, तथ्यों के बीच सहसंबंधों को ज्ञात भी करते हैं। विभिन्न जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, चाहे वो आयु के आधार पर हो, आयु भी एक वेरिएबल्स हो गया, शिक्षा भी एक वेरिएबल्स हो गया। तो इनके आधार पर अगर हमने कोई अध्ययन किया है तो इनमें क्या आपस में तालमेल है, उनका हम तुलनात्मक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। और इसके लिए हम गणित स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं। तो एकत्रित आंकड़ों को अत्यधिक सरल, संक्षिप्त, व्यवस्थित और बोधगम्य बनाने के लिए उन्हें औसतों, बिंदु रेखाओं या चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें हम ग्राफिक्स का प्रयोग करते हैं। इसलिए ग्राफिक्स के बारे में हमने पिछले दिनों बात किया था, और पूरा एक व्याख्यान आपको ग्राफिक्स के बारे में दिया था कि ग्राफिक्स का उपयोग हम किस तरह से अनुसंधान में करते हैं, और जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो उसको कितना यथार्थ का एक ढांचा या जामा पहनाने के लिए हम ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। होता है ना, जैसे शादी होती है, पहले शादी होती थी, शादी में अगर दूल्हे ने पीला वस्त्र नहीं पहना है, अब तो खैर ये होता ही नहीं है, जामा, जिसे जामा जोरा कहते थे बघेलखंड में, तो वो अगर वो पीला वस्त्र नहीं पहना है तो वो नहीं माना जाता था कि ये दूल्हा है या इसकी शादी हो रही है। वो रियलिटी, उसकी जो है दूल्हे की रियलिटी को बताता था, ये दूल्हा यही है। बहुत सारे लोग हैं, नहीं दूल्हा यही है, इसी की शादी हो रही है। तो हम जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या रियलिटी को ढूंढते हैं, यथार्थ क्या है, और उस यथार्थ को हम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा उसको कंपैरिजन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं। और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, ये भी एक मेथड्स है। इस रीत के अनुसार दो या दो से अधिक प्रकार के आंकड़ों को आपस में तुलना करने के पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं कि ए और बी हम मिले तो ए और बी में क्या फर्क है, ए और बी का अस्तित्व क्या है, ए और बी में क्या होमोजेनिटी है या हेट्रोजेनिटी है। इन दोनों स्थितियों को हम जानने का प्रयास करते हैं। दोनों के बीच में क्या संबंध है, संबंध स्थापन के कई ढंग, जैसे अपकिरण का मापन हो गया, विषमता का मापन हो गया, सहसंबंध हो गया, गुण संबंध हो गया, इन सारी चीजों का हम प्रयोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। तो निर्वचन भी हम करते हैं,
और निर्वचन में जो रिजल्ट आता है, परिणाम को सफल बनाने के लिए एक साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, इस तरह से हम निष्कर्ष को विवेचित करने का प्रयास करते हैं या अनुसंधान करता प्रयास करता है। और प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान को लेकर के बड़ा ही भेद है। सांख्यिकी के जो विद्वान हैं उनमें आपस में बहुत भेद है। विद्वानों में बड़ा भेद यह है कि पूर्वानुमान को सांख्यिकी रीतियों में शामिल किया जाए अथवा नहीं किया जाए। परंतु यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो यह सांख्यिकी रीत ही है जिसके द्वारा पहले के अनुभवों व परिणामों के आधार पर एक पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग कर लेते हैं और भावी गति की ओर निर्देश किया जाता है। जैसे अभी हम एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि अभी कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है। कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है। ये कल हमारे जो सलाहकार थे, विज्ञान के सलाहकार जो डॉक्टर थे, उन्होंने इस बात पर अब जोर दिया। अब ये थर्ड वेव कितना घातक होगा या कितना बहुत ही साधारण होगा, ये उस पर आएगा। लेकिन वो थर्ड वेव की कल्पना कर रहे हैं, एक फोरकास्टिंग कर रहे हैं। और फोरकास्टिंग क्यों कर रहे हैं? जैसी स्थितियां हैं, इतनी विभीषिका के होने के बावजूद भी अभी लोगों में जागरूकता नहीं है। गांव में शादी विवाह चोरी छिपे करने के लिए उतावले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें इस उतावलेपन को भी कंट्रोल करना है, लेकिन हम मानते नहीं। तो ये पूर्वानुमान जो होता है सांख्यिकी में, वो पूर्वानुमान भी की संभावनाएं भी रहती हैं। अब उन्होंने दूसरी चीज बताई थी कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्यावहारिक सांख्यिकी क्या है। व्यावहारिक सांख्यिकी, वास्तव में सांख्यिकी रीतियां हमें सिद्धांत का ज्ञान कराती हैं और उन रीतियों को व्यवहार में किस प्रकार लाया जाए, हम किस तरह से अपने व्यवहार में या अपने अनुसंधान में उसका इस्तेमाल करें, इसका अध्ययन व्यावहारिक सांख्यिकी में किया जाता है। वास्तव में व्यावहारिक सांख्यिकी में सांख्यिकी के नियमों सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया जाता है। और यह व्यावहारिक सांख्यिकी का क्षेत्र है कि व्यावहारिक, जैसे हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसान कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, कितना अपने अनाजों को अपने खाने के लिए रख रहा है और कितना वो मार्केट में सेल कर रहा है, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में आएगा। हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है, किसी भी क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने बच्चे जन्म लिए हैं और कितने लोग मृत्यु हो गई है, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आएगा। ये दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, और दूसरा होता है साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक जो सांख्यिकी होते हैं, ये इस विभाग में या भूत या वर्तमान काल में जो आंकड़ों के अध्ययन के विषय होते हैं, उनको हम महत्व देते हैं। जैसे दो समय के मूल्य स्तरों को निर्देशांक, जो इंडेक्स नंबर, इनके द्वारा जो है हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। और वैज्ञानिक सांख्यिकी में क्या करते हैं, इस विभाग में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य से आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है और उसकी सहायता से कुछ विशेष सिद्धांतों एवं नियमों की स्थापना की जाती है। तो इस तरह से जो है ये हम सांख्यिकी के क्षेत्र और सांख्यिकी के सब्जेक्ट मैटर पे चर्चा की। अब सांख्यिकी का महत्व क्या है, ये भी आता है कि सांख्यिकी का है, इसका महत्व क्या है। सांख्यिकी के बहुत सारे रूप हैं। अगर फिर हम
मीन, मीडियम, मोड, इन सब के अलग अलग इनको डिफाइन करेंगे, इनको अलग अलग परिभाषित करेंगे, इनका अलग अलग विशेषताएं। लेकिन ये सब सांख्यिकी के एक रूप है। तो सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है, उस उपयोगिता को भी हमें समझना है। वास्तव में सांख्यिकी व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि करती है। मनुष्य इनकी सहायता से अपनी योग्यता एवं शक्तियों का विकास करता है। इसके अध्ययन से व्यक्ति को तर्क शक्ति बढ़ती है, एक लॉजिक डेवलप होता है। और लॉजिक जब डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा? जिसकी सहायता से वह नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकता है। और जो सबसे बड़ी विशेषता सांख्यिकी की होती है, वो होती है कि सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। अव्यवस्थित समंकों को वो उनका इकट्ठा करती है, उनका वर्गीकरण करती है और उनको एनालिसिस करती है। ये सांख्यिकी के कार्य होते हैं। इसलिए सांख्यिकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरल सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी सरल किए हुए आंकड़ों की तुलना करती है और उनमें संबंध स्थापना करती है। जो हमें तुलना का काम करेंगे, तुलना का काम विभिन्न माध्यमों, गुण को प्रतिशतों आदि के माध्यम से हम कर सकते हैं, या संबंध स्थापन, सहसंबंध, कोरिलेशन, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। और सांख्यिकी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्रों में नीति निर्धारण भी होता है। आप देख इस एपेंडेमिक में स्टेटिस्टिकल आंकड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आ रहे हैं। अब वो कितने फेक है, कितने सही है, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उसी के माध्यम से उन क्षेत्र में कहां कोविड के पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लॉकडाउन के बाद क्या कोविड के आंकड़ों में वृद्धि हुई? यह भी हम जानते हैं, यह भी समझते हैं। अगर नहीं हो रही है तो इसका एक ये कि लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी राजनीति लोग करते हैं, किससे होती है? सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं चरमराती हैं। लेकिन यह भी तो है कि अगर जीवन है तो सारा जहां है। अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो यह हम व्यवस्था लेके क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस है इस महामारी को लेकर के, भोपाल में क्या है, रीवा में क्या है, सतना में क्या है, जबलपुर में क्या है, इंदौर में क्या है। पहले तीन ही शहर हमारे आंखों के सामने आए थे, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। लेकिन धीरे 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 अगर माइग्रेशन हुआ, लोग आवाजाही हुए, आवागमन के साधन पे हमने पाबंदी नहीं लगाई, तो वो आंकड़े बढ़ते गए। और जब उन पे पाबंदी लगा दी गई, लॉकडाउन कर दिया गया, तो उन आंकड़ों में एक गिरावट आई। पिछले 2-3 दिनों से एक स्टेबिलिटी दिख रही है। कमी तो भी नहीं आई है, अभी बढ़ रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन ही एक चारा है तो उसको जो है हमें मानना होगा। तो इस तरह से जो है हम आंकड़ों को इकट्ठा करके, और उस समय हमें क्या प्लानिंग करनी है, क्या नीतियां बनानी है, कहां पे एजुकेशन की स्थिति कैसी है, कहां पे पर कैपिटा इनकम अधिक अच्छी है, कहां प्रोडक्शन बहुत कम है, कहां वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम सर्वे कराते हैं, फिर उनका एनालिसिस करते हैं। सांख्यिकी दूसरे विज्ञानों के नियमों की पूर्णता, शुद्धता की जांच करती है। यह भी इसका काम है। सांख्यिकी की सहायता से पुराने नियमों का परीक्षण किया जाता है, और सिर्फ पुराने नियमों का परीक्षण भी नहीं करते हैं, हम नए नियमों का निर्माण भी करते हैं। चाहे वो समाजशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे वो जीव विज्ञान का क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जो सांख्यिकी के आधार
को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। जो नियम और कानून सांख्यिकी के द्वारा बनते हैं वे अधिक स्थिर और यूनिवर्सल होते हैं, स्टेबल होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, स्थिर होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। तो इस तरह से हम इसके यूटिलिटी को, सांख्यिकी के महत्व को हम समझ सकते हैं। एक महत्व होगा क्या? समूह तुलना। एक वर्ग की उपलब्धियां हर विषय में एक समान नहीं होती। यह पाया गया है कि एक वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा है और एक वर्ग ऐसा है जो प्रगति से वंचित है, अलग है। यहां तक कि एक विशेष वर्ग के विभिन्न खंड समान रूप से प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे तुलनात्मक विवेचन जब प्रस्तुत करेंगे तो उनके लिए नीतियों को क्रियान्वित करने में, नीतियों को लाने में इस सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर व्यक्तिगत तुलनाओं में भी हम कर सकते हैं, दूसरा महत्व कर सकते हैं व्यक्तिगत तुलनाओं में। सांख्यिकी छात्रों की उम्र, क्षमताओं, गोपनीय स्तरों के संबंध में अलग अलग तुलना करने में मदद करती है। ये आंकड़े जो हमें बताते हैं कि इस प्रकार जो छात्र हर दूसरे सम्मान में समान है फिर भी समान उपलब्धि नहीं दिखाते हैं, यह एक विशेष विषय है। तो हम उन तुलनात्मक विवेचन को प्रस्तुत करते हैं कि आखिर अगर एक ज्यादा मोबिलिटी है, एक समूह में ज्यादा मोबिलिटी है, दूसरे में कम मोबिलिटी है, तो आखिर कारण क्या है? उन कारणों का ढूंढने का प्रयास करते हैं। और सांख्यिकी हमें शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन, शिक्षा क्षेत्र में भी इसका सांख्यिकी का उपयोग बहुत होता है। छात्रों के लिए, छात्रों की व्यक्तिगत अपनी बौद्धिक क्षमता, रुचियों, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं में हर छात्र दूसरों से भिन्न होता है। छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन देने में भी सांख्यिकी महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वे इन क्षमताओं का सबसे अच्छा उपयोग कर सके। जैसे अभी सीबीसीएस प्रणाली लागू होने वाली है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस, अर्थात अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें छात्रों की यह स्वतंत्रता होगी कि वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है। एक साइंस का लड़का है जो बॉटनी पढ़ना चाहता है, बॉटनी उसके बहुत ही रुचि का विषय है, लेकिन रुचि का विषय उसका सोशियोलॉजी भी है, समाजशास्त्र भी है, तो वो बॉटनी के साथ सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता है। अगर एक लड़का जो बॉटनी के साथ सोशियोलॉजी भी लिया हुआ है और दूसरा लड़का जो सिर्फ बॉटनी के साथ जूलॉजी लिया हुआ है, अगर दोनों के कुछ दिनों समय के बाद दोनों के मेंटल स्केलिंग करेंगे, हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो यह देखेंगे कि जिसने जूलॉजी, जीव विज्ञान के साथ सोशियोलॉजी भी पढ़ा है वो ज्यादा सोशल है, उसमें सामाजिकता के गुण ज्यादा हैं, और जिसने बॉटनी के साथ जूलॉजी पढ़ा है उसमें वो जो सोशियोलॉजी है या उसका जो सोशलाइजेशन है वो न के बराबर है। तो इस तरह से हम तथ्यों को इकट्ठा करने, उनका विवेचन करने और उसका विश्लेषण करने और एक प्रारूप को गढ़ने में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांख्यिकी शासन में प्रबंध करने में भी सहायक है, हेल्पफुल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। आपको बता चुका हूं कि पहले राजाओं का विज्ञान कहा जाता था किंग ऑफ साइंस, अर्थात प्रत्येक राजा अपने राज्य की सारी गतिविधियों को, अब उस समय उतना कंप्यूटर नहीं था, ये आज टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज की टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अपने स्तर पर उन सारी चीजों का वो मापन कराते थे, वो आंकड़ों को इकट्ठा करते थे और ठीक उसी तरह से वो शासन प्रबंध चलाते थे। कहां पे सूखा पड़ गया है, कहां पे भारी बारिश हुई है, कहां के लोग बहुत ही गरीब हैं, कहां के लोग लगान देने में असमर्थ हैं, कहां के लोग समर्थ हैं, इन सारी चीजों को वो देखता था। तो सांख्यिकी की सहायता से सरकारें आगामी वर्ष के लिए आय व्यय बजट भी तैयार करती हैं।
आप देखते हैं कि मार्च में हर सरकार कोई भी होगी, एजुकेशन में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, हेल्थ में कितना इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर में कितना इन्वेस्ट करना है, इन सारे जो है इन्वेस्ट करने में कितना पैसा लगेगा, नौकरी में कितना जाएगा पैसा, और दूसरे विकास में कितना पैसा जाएगा, ये सारा बजट तैयार करते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नेसेसरी फॉर द प्लानिंग, नियोजन के लिए भी अनिवार्य है। आज का युग योजनाओं का युग है। आज हम कोई भी बनाते हैं, योजना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। घर में कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह का फंक्शन है, या कोई दूसरा कल्चरल फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एक प्लानिंग करते हैं, एक बजट निर्धारित करते हैं। इतना हमारा खर्च होगा, इसमें इतना खाने में खर्च होगा, इतना कपड़े में खर्च होगा, इतना दूसरे कामों में खर्च होगा, एक प्लानिंग करते हैं। तो आज का युग क्या है? योजनाओं का युग है। योजना की कल्पना आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है। टिप्पेट, इसमें टिप्पेट का हम एक टिप्पणी का समावेश करना चाहेंगे। टिप्पेट कहते हैं कि नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है, और समंकों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम बिना तथ्य, बिना फैक्ट्स के हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पर्याप्त और विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधन, पूंजी, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं की ठीक ठीक जानकारी संभव है। और इन इन जानकारी के कारण ही जो है हम देश के विभिन्न भागों में, कहां पे हमें गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य मूल्य वृद्धि, जनसंख्या, औद्योगिकरण, इन सबको प्राथमिकता देने के लिए जो प्लानिंग तैयार की जाती है, जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हेल्पफुल इन बिजनेस एंड कॉमर्स, ये भी सांख्यिकी का महत्व है। व्यवसाय और वाणिज्य, जिस तरह से शासन प्रबंध तो एवं नियोजन के लिए सांख्यिकी आवश्यक है, उसी तरह व्यवसाय और वाणिज्य को भी सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। हम किस देश से कितना आयात करना है, किस देश से कितना निर्यात करना है, हमारे देश में कौन कौन सी प्रोडक्शन है जो कि विदेशों में मांग है, और हमारे देश के लोगों की कितनी मांग है, इन सारी चीजों को हम सांख्यिकी के आधार पर विश्लेषण करते हैं। तो एक तरह से इसीलिए आप देखेंगे कि हर सरकार ने एक अलग से सांख्यिकी विभाग भी खोल लिया है। वो आप भोपाल में कभी जाएंगे तो वहां पे आपको सांख्यिकी विभाग, एक बहुत बड़ा विभाग मिल जाएगा, जो इस तरह के सारे डाटा को जो है इकट्ठा करता है, देता है। तो चाहे वो बैंक बीमा कंपनियां हो, चाहे समाज सुधारक हो, राजनीतिज्ञों के लिए हो, राजनीतिज्ञ भी ऐसा करते हैं कि हमारा वोट बैंक कहाँ, जैसे भी चुनाव होता है, चुनाव में वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करवाते हैं, कहाँ पे आजकल तो चुनाव बड़ा बहुत ही जटिल होता जा रहा है। तो लोग चलाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, हमारे कास्ट के लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, कितने लोगों को जो है मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीजें, चालाकियां सब चलती हैं, और इनमें सब सांख्यिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है, कितने लोगों को मैनेज किया जा सकता है, और उस आधार पर उन अपना वोट परसेंटेज का एक कैलकुलेशन करते हैं, एक फोरकास्टिंग करते हैं, कितना अनुमान लगाते हैं। तो क्या कितना, ये सारी चीजें जो है होता है। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, यूनिवर्सल यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, माने सांख्यिकी का प्रयोग आज के इस प्रगतिशील युग में सर्वत्र होता है। व्यवहारिक जीवन और ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखाओं में इसकी रीतियों, इसके नियमों का व्यापक प्रयोग होता है। इसीलिए बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा या बीज गणित के समान है, जो किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए तथा किन्हीं भी परिस्थितियों में इसका ज्ञान बहुत सहायक है। और इसी को और मजबूती देते हैं टिप्पेट। टिप्पेट कहते हैं कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें हैं जो सांख्यिकी के महत्व को
पर प्रकाश डालती हैं। सांख्यिकी में कुछ कमियां भी हैं, और कमियां क्या है कि लोग जो है, अगर कहीं डाटा बायस्ड हुआ, पक्षपात हुआ, किसी विशेष झुकाव के या जो हम नीतियां बना रहे हैं किसी विशेष व्यक्ति के झुकाव या किसी विशेष समूह के झुकाव के लिए हमने गढ़े हैं, जैसे आजकल बहुत सारे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, राजनेता लोग जो है बहुत सारे या दूसरे लोग बहुत सारे ऐसे नैरेटिव गढ़ते हैं, एक छद्म कहानियां बनाते हैं और उसको ज्यादा प्रचारित करते हैं ताकि लोगों का जो ब्रेन है उसको हम डाइवर्ट कर सकें। आजकल सोशल मीडिया में ऐसा होता है। तो हमें हर जगह अविश्वसनीयता होती है, अनरिलायबिलिटी भी है स्टेटिस्टिक्स में। और वो अनरिलायबिलिटी क्या है कि जब सांख्यिकी की व्यर्थता तब बेकार जाती है जब हम झूठ, सफेद झूठ और भ्रामक तथ्यों का संकलन करके उनके द्वारा हम इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करते हैं। तब वहां पे सांख्यिकी को जो गरिमा है, सांख्यिकी की जो उपयोगिता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो स्वार्थी समंकों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। स्वार्थी, पूर्व भावनाओं को प्रभावित या अदृश्य लोगों के दुरुपयोग के कारण भी सामान्य जनता समंकों पर अविश्वास करने लगती है। और सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी का प्रयोग करने का परिणाम श्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे परिणाम को सामूहिक रूप से न लागू करके व्यक्तिगत रूप से लागू करने पर परिणाम भ्रम उत्पन्न करने वाले होंगे। तो जब हम किसी उसका जो है व्यापक रूप से उसका हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम एक वर्ग के पक्ष के लिए, एक के प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके परिणाम जो होंगे वो अविश्वसनीय जरूर होंगे। तो सांख्यिकी की सीमाओं में ध्यान रखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जानबूझकर दोषपूर्ण आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष कभी न निकालें, नहीं तो सांख्यिकी में अविश्वसनीयता उत्पन्न होती है। तो सांख्यिकी में किसी भी स्थान पर जरा सी भूल या लापरवाही होने पर घातक और अविश्वसनीय परिणाम आ सकते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें इनसे बचना होगा। और अगर हम इनसे बच लिए, कोई पक्षपात नहीं किए और हमने जो रियल वास्तविक तथ्य प्राप्त हुए हैं अपने अध्ययन में, उनका हमने प्रयोग किया है, तो कभी भी सांख्यिकी और सही सांख्यिकी विधियों का हमने विश्लेषण किया है, तो कभी भी ये परिणाम घातक नहीं होंगे और न झूठ होंगे। और उस दृष्टि से सांख्यिकी बहुत ही उपयोगी होगी। और खासतौर से सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के विविध रूपों का हम जो है प्रयोग कर रहे हैं। कहीं पे ग्राफिक्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कहीं हम स्टैटिस्टिक्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और इससे हमारे जो अध्ययन की जो विश्वसनीयता है वो और ज्यादा प्रबल हो जाती है।